Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की। और वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बेसिकली जैसे आपका नेट का एग्ज़ाम होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, उसी तरह से एक एग्ज़ाम होता है MHSCT जो कि आपका स्टेट एंट्रेंस टेस्ट है। महाराष्ट्र बेस्ड ये टेस्ट होता है जहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका एग्ज़ाम जो है 26 सितंबर को होने वाला है। तो इसी वजह से दिसंबर 2020 में जो इनका MHSCT का प्रीवियस ईयर पेपर था वो पेपर मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। और ये जो पेपर है आपका सेम पैटर्न पे रहता है नेट के एग्ज़ाम के। तो जैसा पैटर्न आपका नेट का है, जो सिलेबस आपका नेट का है, वही सेम आपका MHSCT में भी रहता है। तो इसी वजह से ये पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगी, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है आपका 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तो ये वाला वीडियो ज़रूर से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नेट के एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देंगे। और बाकी जो लोग MHSCT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो बेनिफिट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इसको ज़रूर से वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे। बेसिकली दिसंबर का जो पेपर था वही सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ऐड ऑन करी हुई है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट 1 से 2 दिन में यानी कि आज या कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी हम आज की वीडियो पर बात कर लेते हैं जो कि हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का 5th पार्ट है। और आज का जो हमारा पैसेज होने वाला है वो है आपका ब्लड पैटर्न एनालिसिस पर बेस्ड। बेसिकली इस वीडियो की डिमांड आई थी तो इसी वजह से आज का मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स की भी थी, जिसमें से एक टॉपिक था बैलिस्टिक्स। तो वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बैलिस्टिक्स के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अप्रॉक्स 50 to 670 के अप्रॉक्स वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो इस वजह से वहाँ पर मैं सब कुछ वहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। तो अलग से इसी वजह से मैंने नहीं लिया क्योंकि पैसेज में वो टॉपिक्स मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ जो अभी तक हमने वीडियोज़ की फॉर्मेट में कवर नहीं किया है। ठीक है, तो इसी वजह से आज का हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है ब्लड पैटर्न एनालिसिस। तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो पैसेज को पढ़कर हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है इट हैड द टाइम व्हेन डेट्स ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब पूरा पैसेज ये बोला गया है कि आपका एक टाइम था, मतलब जिस टाइम पर आपके 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम की डेट्स आने वाली थी, वो डिक्लेयर की जाने वाली थी स्कूल में। तो उस टाइम पर एक बहुत ही हीनियस क्राइम कंडक्ट हुआ, एक क्राइम हुआ स्कूल के अंदर। तो उसमें बेसिकली हुआ क्या था, और जब ऐसा कुछ पता चला तो वहाँ पर देखा गया था कि एक मतलब जो ब्लडी फुटप्रिंट्स थे वो आपके वॉशरूम से बाहर की साइड में जाते हुए आपको मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने देखे। तो जब वो पूरा का पूरा वहाँ पर उन फूड्स को फॉलो करते हुए आपका देखा गया, तो जब वॉशरूम के अंदर गए तो वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई थी और वहाँ पे ब्लड पूल अवेलेबल था, मतलब बहुत सारा ब्लड वहाँ पर फैला पड़ा था फ्लोर पे। और साथ साथ में जो ब्लड स्पैटरिंग थी वो भी वहाँ पर देखने को मिली थी, जो आपकी वॉशरूम की वॉल्स थी और जो मिरर था वहाँ पर। तो इसके बाद में जब ये सब कुछ हुआ तो फिर वहाँ पर तुरंत से पुलिस को बुलाया गया, उनको FIR वगैरह लिखवाई गई। तो उसके बाद में जब पुलिस वहाँ पर आई, मतलब ये सारा काम करते टाइम पर उन्होंने जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स जो भी थे, तो उन लोगों ने सीन को डिस्टर्ब नहीं किया था। तो अब जब वहाँ पर पुलिस आई थी तो उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने पूरे सीन को इन्वेस्टिगेट किया। और फिर उन्होंने साथ में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी उनके साथ में थे। जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने वॉश बेसिन का जो टैप था वो ओपन देखा। साथ में उन्होंने नोटिस किया कि जो डेड बॉडी थी तो उसका जो नेक थी वो कट हो गई थी, वो काटी गई थी किसी चीज़ से, बहुत ही फाइन चीज़ से। उसके अलावा जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन और करी गई तो सीन पर ही, मतलब जो वॉशरूम था, जो क्राइम सीन था, वहाँ पर उनको नाइफ भी अवेलेबल मिला। ठीक है, तो ये सारे कुछ एविडेंसेस मिले थे। तो अब यहाँ पर आपको इतने सारे एविडेंसेस मिले तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये होगी कि जब वॉश बेसिन का जो टैप था वो ओपन था तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी ने वॉश बेसिन को यूज़ करा था। और क्योंकि ब्लड स्पैटरिंग जो कि आपको देखने को मिली थी वो जो वॉश बेसिन के ऊपर ग्लास लगा हुआ था, जो मिरर लगा हुआ था उस पर भी थी और जो वॉल थी उस पर भी देखने को मिली। तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो आपकी इंडिविजुअल की जो नेक कट करी गई है तो उस टाइम पर जो डेड बॉडी थी, जो इंडिविजुअल था, उसका फेस जो है वो मिरर के साइड में होगा। ठीक है, अब ये होगा या नहीं होगा तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको पूरा प्रॉपर जो ब्लड स्पैटरिंग है उसकी सीक्वेंस का, उसके पैटर्न का, वो सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कैसे कैसे करते हैं तो उसके लिए ब्लड पैटर्न एनालिसिस को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ब्लड स्टेन। मतलब कि आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं और इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है इसमें से जो कि ब्लड स्टेन का पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो रहता है आपका इम्पैक्ट स्टेन, ये आपका टाइप होता है ब्लड स्टेन का। एक्टिव स्टेन आपका कोई टाइप नहीं होता है। उसके अलावा ट्रांसफ़र स्टेन भी आपका टाइप होता है, पैसिव स्टेन भी टाइप होता है, प्रोजेक्टेड स्टेन भी होता है। एक्टिव स्टेन आपका कोई भी टाइप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी हम बाकी सारे जो पैटर्न हैं उनको डिटेल में समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो पैसिव स्टेन्स होते हैं ये आपकी ग्रेविटी की तरफ एक्ट करते हैं। मतलब कि जब आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी हुई है, किसी भी तरह का कोई भी कट लगा है या कुछ भी हुआ है, तो उस कंडीशन में जो आपका ब्लड रहता है वो आपकी जो बॉडी से नीचे के साइड में ड्रॉप करता है, क्योंकि आपका ग्रेविटी होती है। तो उस वजह से जो ब्लड रहता है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो इसके जो एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि ड्रॉप पैटर्न है या फिर फ्लो है, पूल है, तो ये सारे के सारे आपके पैसिव स्टेन्स के एग्जांपल होते हैं। पैसिव का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अगेंस्ट, मतलब डाउन साइड में ब्लड का गिरना ग्रेविटी के साइड में, तो वो आपका पैसिव स्टेन कहलाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र स्टेन। तो ट्रांसफ़र स्टेन में क्या होता है कि जब एक दूसरे, मतलब जब कोई ब्लडी पैटर्न है या कोई ब्लडी हैंड है किसी का, तो जब वो किसी दूसरी चीज़ को टच करता है तो वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वही चीज़ है, फॉर्म्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट विद एग्जिस्टिंग ब्लड स्टेन्स एंड लीविंग वाइप्स, स्वाइप्स और पैटर्न ट्रांसफर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि किसी के हैंड में बहुत सारे ब्लड लगा हुआ है, तो वो जब किसी दूसरी चीज़ को टच करेगा तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो पाम प्रिंट्स होते हैं, वो सारे का सारा उस पर्टिकुलर सरफेस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके अलावा जब किसी बॉडी को किसी सरफेस पर ड्रैग किया जाता है तो उससे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड, तो वो भी आपका एक तरह का पैटर्न ही होता है ट्रांसफ़र स्टेन का। और वो आपका जो पैटर्न रहता है वो आपका स्मीयर कहलाता है। स्मीयर का मतलब होता है एक पतली लेयर बन जाना, एक परत बन जाना, तो वो आपका स्मीयर कहलाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट स्टेन्स। तो जो आपके इम्पैक्ट स्टेन्स होते हैं इसको हम प्रोजेक्टेड स्टेन भी कहते हैं। इम्पैक्ट स्टेन और प्रोजेक्टेड स्टेन आपका एक ही चीज़ है। इट फॉर्म्स व्हेन ब्लड प्रोजेक्टिंग थ्रू द एयर ड्यू टू इंटरनल ब्लड प्रेशर। मतलब जो ब्लड रहता है वो आपकी बॉडी से निकलने के बाद में जब बाहर निकलता है तो इंटरनल प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा एयर में प्रोजेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा एंगल बन जाता है, काफ़ी प्रेशर के साथ में निकलता है। तो इस तरह के जो आपके स्टेन्स बन जाते हैं उसको इम्पैक्ट स्टेन या फिर प्रोजेक्टेड स्टेन कहते हैं। इसके अगर कुछ हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि ब्लड स्पैटरिंग होती है, काफ़ी सारे स्पॉट्स के फॉर्म में ब्लड का पैटर्न एक बन जाता है। और यहाँ पर आपका जो गुशेज़ होते हैं, स्प्लैशेज़ होते हैं, एट्रियल स्पर्ट्स होते हैं, ये सारा का सारा आपका इम्पैक्ट स्टेन और प्रोजेक्टेड स्टेन का ही एग्जाम्पल होते हैं। सो अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन्स द बैक स्पैटर। सो बैक स्पैटर को कौन सा है जो करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो बैक स्पैटर का मतलब होता है कि जैसे कि ये आपकी एक बॉडी सर्फेस है, यहाँ पर आपकी एक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो आपकी किसी इंडिविजुअल ने फायरिंग करी है तो वो जो उसकी बुलेट थी वो ट्रैवल करके इस बॉडी सरफेस के ऊपर एंटर कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है इसके जस्ट अगेंस्ट एक आपका जस्ट ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है वो आपकी सरफेस पर जब ये कांटेक्ट में आएगा तो इसको अपोज करने के लिए एक बाहर की तरफ आपका फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जब ब्लड की ड्रॉप्स उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो वो आपका बैक स्पैटर कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है जब कोई भी बुलेट किसी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करती है तो वो जो एंट्री वुंड होता है जिस सरफेस पर, उस जगह पर आपको बैक स्पैटर देखने को मिलेगा। और जो आपका एग्जिट वुंड होता है वहाँ से आपको फॉरवर्ड स्पैटर देखने को मिलेगा। फॉरवर्ड स्पैटर का मतलब होता है जो आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो आपके ब्लड ड्रॉप्स हैं वो ट्रैवल करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन बैक स्पैटर में क्या होता है, जो आपका जिस डायरेक्शन से आपका फोर्स लग रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ब्लड की ड्रॉप्स ट्रैवल करेंगी वो आपका बैक स्पैटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर बोला गया है दैट ट्रैवल्ड सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये तो गलत हो जाता है। बी में बोला गया है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स से कोई मतलब ही नहीं होता है।
थर्ड में बोला गया है एक्सटर्नल फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो आपका ब्लड की ड्रॉप्स ट्रैवल करती हैं बैक स्पैटर में वो एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी लास्ट ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोला गया है इंटरनल फोर्स के सेम डायरेक्शन, तो इंटरनल फोर्स से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। बेसिकली जो आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है उसी की ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन का फर्क पड़ता है आपका बैक स्पैटर या फॉरवर्ड स्पैटर में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो बैक स्पैटर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन होगा तो वो आपका फॉरवर्ड स्पैटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन फॉर्मेट में लिखी हुई है कि आपका बैक स्पैटर क्या होता है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, जो मैंने बताया है वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अभी हम आगे मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है अ स्मॉलर ब्लड स्टेन दैट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट स्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड इम्पैक्टिंग ऑन अ सर्फेस। सो बेसिकली मान लीजिए कि इस सर्फेस पर ब्लड इम्पैक्ट किया, तो जब किसी हाइट से ब्लड गिरता है, ब्लड की ड्रॉप, तो उसमें काफ़ी सारी स्पाइंस इस तरह से बन जाती हैं और उससे काफ़ी सारी छोटी छोटी सी ड्रॉप्स निकल के आती हैं। तो जो छोटी छोटी सी ड्रॉप्स निकल के आती हैं उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि उनको क्या कहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी ड्रॉप्स होती हैं इनको आपका सैटेलाइट स्टेन कहा जाता है, और जो आपका एरिया ऑफ कन्वर्जेंस होता है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है, वो आपका पेरेंट स्टेन कहलाता है। ठीक है, और अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर बाकी सबको डिटेल में समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो सैटेलाइट स्टेन है स्मॉलर ब्लड स्टेन होती है, जो कि ओरिजिनेट करती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आपका जो पैटर्न स्टेन होता है, और एज अ रिजल्ट ब्लड इम्पैक्टिंग ऑन अ सर्फेस, मतलब जब आपका ब्लड जो इम्पैक्ट करता है सर्फेस पर, तो उससे जो पेरेंट स्टेन से जो छोटी छोटी ड्रॉप्स निकलती हैं वो आपका सैटेलाइट स्टेन कहलाता है। नेक्स्ट आपका पेरीमीटर स्टेन। पेरीमीटर स्टेन जो रहता है वो ऑल्टर्ड स्टेन होता है, जो कि कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपकी ब्लड स्टेन होता है, जब उसमें कुछ ऑल्टरेशन हो जाता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका सिर्फ आपकी कुछ पेरिफेरल कैरेक्टरिस्टिक्स बचती हैं उस पर्टिकुलर स्टेन की, तो वो आपकी पेरीमीटर स्टेन कहलाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका सैचुरेशन स्टेन। तो सैचुरेशन स्टेन का मतलब होता है ब्लड स्टेन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड ब्लड इन एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल। मतलब कि जो ब्लड होता है जब किसी एब्जॉर्बेंट मटेरियल पर गिरता है, मतलब कि जैसे कि आप मान सकते हैं यहाँ पर कोई क्लॉथ सरफेस है, उसके ऊपर जब ब्लड की स्टेन गिरी हुई है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड रहता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा क्लॉथ सरफेस पर, तो उसकी वजह से जो उस तरह का स्टेन बनता है वो आपका सैचुरेशन स्टेन कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका ब्लड जो रहता है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल में एब्जॉर्ब हो चुका होता है। नेक्स्ट है आपका सीरम स्टेन। तो सीरम स्टेन का मतलब होता है कि मतलब जो भी स्टेन है उसमें आपका लिक्विड पोर्शन है जो ब्लड का, यानी कि जो सीरम है सिर्फ वो रहता है, वो कि आपका सेपरेट हो जाता है कोगुलेशन की वजह से। मतलब कि जो आपका ब्लड रहता है जब उसमें से कोगुलेशन हो जाता है तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपका सीरम ही बचता है, ब्लड सीरम बचता है, तो वो आपका सीरम स्टेन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे के सारे स्टेन, और अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। सो बेसिकली जब कोई ब्लड की ड्रॉप गिरती है तो ये आपका रहता है एक सर्कुलर पॉइंट, जो कि आपका एरिया ऑफ कन्वर्जेंस होता है, जिसको हम कहते हैं पेरेंट स्टेन। ठीक है, अब जब ये काफ़ी हाइट से गिरता है तो इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी सी आपकी इस तरह से रेज निकल के आती है, स्पाइक्स बनती हैं, जिसको हम स्पाइंस या फिर स्पाइक्स कहते हैं। और जब हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी बहुत सारी सी छोटी छोटी सी ड्रॉप्स निकल के आती हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे इतनी सारी बनी हुई हैं। ये सारी की सारी जो ड्रॉप्स होती हैं ये आपकी सैटेलाइट स्टेन कहलाती हैं। ठीक है, सैटेलाइट स्टेन जो कि आपकी पेरेंट स्टेन से ओरिजिन करती है या फिर जो एरिया ऑफ कन्वर्जेंस होता है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, वो आपका सैटेलाइट स्टेन हो जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई, और अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है which among the following is correct formula for determination of angle of impact। मतलब कि एंगल ऑफ इम्पैक्ट जो है, मान लीजिए कि ये सरफेस है और ब्लड स्टेन ने कुछ इस तरह से आपका इस सरफेस पर कांटेक्ट किया है या फिर इस एंगल पे आपका कांटेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको ये एंगल जो बनता है, ये एंगल ही आपको बताना है कि किस एंगल से आपका इम्पैक्ट हुआ है, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो आपकी फॉर्मूला में ए लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जो ए बने हुए हैं, ये ए यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ इम्पैक्ट को डिनोट कर रहा है। तो इसको डिटर्मिनेट करने के लिए, एंगल ऑफ इम्पैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो करेक्ट फॉर्मूला रहता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइन ए इक्वल्स टू विड्थ अपॉन लेंथ। मतलब कि ये आपको कुछ इस तरह से ड्रॉप बनी है किसी भी सरफेस पर, तो अब यहाँ पर जो इसकी विड्थ है
ये आप निकालेंगे, मतलब जहाँ पर डायमीटर ज़्यादा होगा वो सरफेस आप लेंगे, और जो इसकी हाइट है मतलब कि जो इसकी लेंथ होती है इसको मेज़र करेंगे। ये आप जब डिवाइड कर देंगे और फिर जो भी एंगल बनेगा तो वो जो एंगल निकल के आएगा वो आपका एंगल ऑफ इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका निकाला जाता है एंगल ऑफ इम्पैक्ट। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूजफुल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन स्टेन फॉर्मेशन। सो बेसिकली जो ब्लड स्टेन की फॉर्मेशन हो रही है तो वो किस डायरेक्शन से हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या आपका ओरिजिन पॉइंट रहता है, किस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली जो आपकी ब्लड स्टेन बनता है जनरली आपका कुछ इस तरह से बनता है, जहाँ पर ये आपकी टेल होती है और ये आपका हेड कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका इस पर्टिकुलर सरफेस में यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, हेड, लेंथ, विड्थ एंड टेल। तो ये आपका लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई, ये आपका हेड हो गया, ये आपकी टेल हो गई। तो अब यहाँ पर जो हेड होता है और जो टेल होता है इसी के बेस पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं एरिया, मतलब जो आपकी ओरिजिन पॉइंट है। पर इसमें से जो आपका लेंथ है और विड्थ है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस पर आप कुछ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। सैटेलाइट स्टेन का यहाँ पर कुछ खास मतलब नहीं बचता है। तो अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेड एंड टेल। तो अब यहाँ पर जो टेल रहती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि जो आपका स्टेन बनता है तो वहाँ पर कई बार जो आपका टेल जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में आपका जो फोर्स अप्लाई हुआ होता है वही होता है। तो इस तरह से आप बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं टेल का यूज़ करते हुए कि जो ब्लड स्टेन के फॉर्मेशन की डायरेक्शन है वो क्या रही होगी। तो टेल जो रहती है वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है इन कंपैरिजन टू हेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अभी हम आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग सरफेस मेक्स ग्रेटर डिस्टॉर्शन ऑफ ब्लड स्टेन इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है 5 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी ऐसी सरफेस है जिस पर आपकी ब्लड स्टेन अगर गिरेगा, ब्लड की ड्रॉप अगर गिरेगी तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शंस हैं। 5वां है कि डिस्टॉर्शन आपकी सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा, बाकी फ्लोर टाइल्स, फ्लोर मार्बल, बेडशीट और कारपेट। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको लग रहा होगा ई होगा कि हाइट पर डिपेंड करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बोला गया है इस ऑप्शन में ओनली ऑन हाइट, बट ओनली हाइट पर डिपेंड नहीं करता है। हाइट के साथ साथ में जिस सरफेस पर गिर रहा है, जिस फोर्स के साथ में गिर रहा है, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा ब्लड स्टेन में डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो फ्लोर टाइल्स हैं, फ्लोर मार्बल्स हैं, ये थोड़ा सा स्मूथ रहते हैं। बेड शीट की बात करें तो वो भी कंपैरेटिवली कारपेट शीट से, जो कारपेट्स होती हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मूथ होती है, लेकिन जो कारपेट होती है वो सबसे ज़्यादा रफ होती है इन सारे से कंपेयर करें अगर हम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्मूथ सरफेस होती हैं वहाँ पर ब्लड का डिस्टॉर्शन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो सरफेस टेंशन होता है ब्लड का उसको ब्रेक नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो रफ सरफेस होती है जब उस पर कोई भी ब्लड ड्रॉप गिरती है तो वहाँ पर क्या करता है, जो रफ सरफेस होती है वो ब्लड की स्टेन की, ब्लड ड्रॉप की जो सरफेस टेंशन होती है उसको ब्रेक कर देती है। इसी वजह से आपका ब्लड का डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा रफ सरफेस पर देखने को मिलता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस पर, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी मूव कर जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बोला गया है टेल ऑफ सैटेलाइट ब्लड स्टेन इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट स्टेन। मतलब कि जो आपका पेरेंट स्टेन है, अब इसकी जो सैटेलाइट स्टेन बनेगा तो उसकी जो टेल होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, आपको इसके रिस्पेक्ट में बताना है। तो ये जो रहता है आपका बेसिकली एक्सेप्शन होता है। वैसे जनरली होता क्या है कि मान लीजिए इस तरफ से आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ड्रॉप जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, मतलब फोर्स आपका इस तरफ जा रहा है तो जो टेल रहेगी वो भी आपकी इसी तरफ बनेगी। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट होता है, ये आपकी जो है पेरेंट स्टेन है। तो अब यहाँ पर जो आपकी
सेटेलाइट स्टेन बनेगा उसकी जो टेल होगी वो कुछ इस तरह से रहती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन टू ब्लड स्टेन, क्योंकि जो आपका पेरेंट स्टेन होती है उसकी जो बनती है स्पाइक्स जो बनती है उसकी जो टेल बनती है वो आपका जिस डायरेक्शन से गिरता है उसी डायरेक्शन में बनती है। लेकिन जो आपकी सेटेलाइट स्टेन बनता है उसी से पेरेंट स्टेन से जो सेटेलाइट स्टेन बनता है उसकी जो टेल बनती है वो उसके पेरेंट स्टेन की जो टेल होती है उसके जस्ट ऑपोजिट बनती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो बेसिकली ये आपका पेरेंट स्टेन है, इसका ये हेड है और ये इसकी टेल है नीचे साइड में, और ये जो आपकी लाइन गई है इस डायरेक्शन में ब्लड स्टेन ने ट्रैवल किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सेटेलाइट स्टेन बना है यानी कि ये वाला, इसका यहाँ पर आपका हेड है, ये आपका टेल है नीचे साइड में। तो अब ये जो है आपकी पेरेंट स्टेन की टेल के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी है। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से एक्सेप्शन भी हो जाता है। और ये आपका जो आपका एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है, डायरेक्शन ऑफ कन्वर्जेंस है, वो आपका इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरली जो टेल होती है ब्लड स्टेन की इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, बट हियर इज सेटेलाइट ब्लड स्टेन इज इट्स एक्सेप्शन बिकॉज इट्स टेल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल होता है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और जो आपका पेरेंट स्टेन होता है उसकी भी टेल की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि जनरली आप सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपकी जो ब्लड है वो ट्रैवल कर रही है ड्रॉप, तो उसी डायरेक्शन में आपका सेटेलाइट वेव बनेगा, पर उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो ये सब समझने वाली बात है, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी होगी, तो वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर आपके पढ़ने के पर्पज़ से अवेलेबल है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।